रहेगा, कितना इसका टेम्परेचर रहेगा, इस चीज़ को कंट्रोल करने का कार्य करता है रक्त। इस चीज़ को भूलना मत, ठीक है। सेकेंड कार्य हो जाएगा शरीर के अंदर O2 या CO2 गैसों का परिवहन करता है। यानी हम जो खींचते हैं, सांस में तेरी सांस मिली तो मेरी सांस आई, मेरी सांस आई। गाना नहीं आता है, गा दिए क्या बढ़िया रे। जूलिया और लुलिया दोनों से प्यार करता है। वह लड़का जो जूलिया और लुलिया दोनों से प्यार करता है वो उभधर्मी हो गया है, इन दोनों से जाकर मिल रहा है। ये लोग सुबह में बाबू ने खाना खाया, ये लोग शाम में हाँ बाबू ने खाना खा लिया। हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो कैप्सूल क्लास चल रहा है उसमें टॉप 101 प्रश्न हम आपको कराएंगे। उससे एग्जाम में बाहरी तुम्हारी क्वेश्चन नहीं आएगा, वो सब्जेक्टिव प्रश्न हम कराएंगे। और हर एक वीडियो में 10 प्रश्न हम करा रहे हैं। और ये जो वीडियो है ना, ये तीसरा वीडियो है, चला कौथा है, तीसरा वीडियो है। इसके पहले हम 2 वीडियो डाल चुके हैं ऑलरेडी। हर एक वीडियो में 10 प्रश्न कर रहे हैं। इस प्रकार से हम लगभग आपके 10-11 वीडियो में 101 प्रश्न खत्म कर देंगे, जो कि आपके मोस्ट वीवीआई प्रश्न होगा। इससे बाहरी तोहरी एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो का, इस पार्ट का क्वेश्चन किया है। काफी शानदार प्रश्न है और यही प्रश्न आएगा एग्जाम में। लड़का बोलता है कि सर इतना हल्का है, ये क्वेश्चन आएगा। हम बोले कि हाँ यही आएगा। अब भारी तुमको पढ़ा दिए हम, और नहीं आया तो कहेगा कि क्या मास्टर पढ़ लिया है कि यही भी नहीं किया, लड़ भी नहीं किया। तो हमारी काम क्या है, तुम्हारी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वही पढ़ाना। तुम देखता है कि जितना भारी है वो याद करता है, भारी ना पूछेगा। चला जितना हौला होगा ना, जितना ही हौला होगा वही क्वेश्चन वहाँ पूछेगा, ठीक है। तो हम पढ़ा रहे हैं तो हमको मालूम है ना, हम जानते हैं कि तुम्हारा क्वेश्चन कौन किस तरह से आएगा, ठीक है। तो घबराओ मत, जो पढ़ा रहे हैं उसी को पढ़ो, ठीक है। तो चलो बताओ, देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। इसके पहले जितना भी स्टूडेंट है ना, जितना तुम्हारा चेला चपाटी है, लंगोटिया यार है, सबके पास ये वीडियो आके शेयर कर दो, हाँ ठीक है। बगल में होगा घंटी, उसे दबा के हैंगा टंटना दो, टन कर दो, ठीक है। ऑल पर क्लिक कर दो ताकि कोई भी हम डाले वीडियो ना तो मोबाइल में खट से नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक। देख प्रश्न बोल रहा है सर ना कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होता है। एकदम लॉलीपॉप सवाल है ये। कहोगे सर ये तो बन जाएगा, हमको पता है, चला तुम बना देगा, ठीक है। यही प्रश्न तुम्हारे एग्जाम में आएगा। कहेगा दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होता है, इसे लिखिए। तो जो पढ़ा है वो लिखेगा, और जो नहीं पढ़ा है वो भगवाएगा, है ना, ठीक है। देखो इसका आंसर क्या होगा बाबू, किस प्रकार लिखेंगे हम यहाँ पर, चल लिखेंगे। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है तो इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं, कहा जाता है। जब तोहरी आंख में ना हम दिखाई नहीं देंगे ना, इसका मतलब तोहरी आंखिया क्या हुआ है, आंखिया में खराबी हुआ है, यानी तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, यानी तुमको दृष्टि दोष हो गया है। यानी कहता है क्या कि कहता ये है ना कि दृष्टि दोष क्या है, यानी तुम्हारी आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा नहीं बनेगा, यानी तुम्हारी आंख क्या है, डिफेक्टेड है, उसमें दोष है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो कोई भी बना देगा इसे, ठीक है। समझ में आ गया है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस प्रश्न को धुआं कर देना है। क्वेश्चनकार कह रहा था कि दृष्टि दोष क्या है। अच्छा ध्यान दो, दृष्टि दोष क्या है, इसका ये परिभाषा हो गया। तो ये जरूरी नहीं है कि जो हम लिखे हैं चला ना उसी को तुम याद करके जाकर छाप दो, याद कर लो तो अच्छी बात है। यदि तुम इसको अपने भाषा में बनाकर लिखना चाहते हो तभी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाएगा,
क्या लिखेगा, जैसे कि बोल लेगा जब हमारी आंख किसी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाती है, सीधी सी बात है, जब आंख किसी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाती है तो इसे हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं, यानी आंख का दोष कहते हैं। किसी तरह से उसे तुम लिख सकते हो, हालांकि अगर तुमको ये लिखना है तो इस तरह लिख करके इसी तरह से याद कर सकते हो, ठीक है। आगे बोल रहा था कि यह कितने प्रकार के होता है, ये चला दृष्टि दोष 4 वैरायटी के होला, कितना वैरायटी के, 4 वैरायटी के, यह 4 प्रकार के होता है। पहला क्या है, अच्छा देखो, अब कोई कमेंट करेगा सर 3 प्रकार का होता है, तो तुम्हारे एनसीईआरटी और जो है ना उसमें 3 प्रकार का दिया है, लेकिन कुल होता है 4 प्रकार। घबराओ मत, जितना है सब हम यहाँ लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। दृष्टि दोष 4 प्रकार का होता है। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता, ये 4 तरह का होता है। तो अगर ये प्रश्न आएगा चेला और चेलनिन तो बताओ सन कि अगर ये प्रश्न आ जाई तो छोड़ो सन ना, कूट देवे के बाद, कूट देवे के बाद, मतलब कि एकदम धुआं धुआं कर देवे के बाद ज्ञान में, ठीक है। ध्यान देना इस बात को, ना बन जाएगा, बन जाएगा ना, आराम से बनाएगा चेला मेरे, ठीक है, ओके, ठीक है। अब बन जाएगा सवाल ये, अच्छा अब देखो यहाँ पर इस प्रश्न से, इस प्रश्न तो आप लोग याद कर लोगे, इसके साथ साथ इसमें तुम लोग याद रखना इससे ऑब्जेक्टिव किस तरह बनता है, पूछेगा ना कि निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो निकट के लिए क्या करते हैं, अवतल लेंस, दूर के लिए क्या करते हैं, उत्तल लेंस। आज जरा दृष्टि दोष के लिए चेला क्या करते हैं, जरा दृष्टि दोष के लिए होता है वो आपका जरा दृष्टि दोष के लिए होता है गोलीय बेलनाकार होता है, नहीं बाइफोकल लेंस, क्या होता है, बाइफोकल लेंस। अबिंदुकता के लिए होता है गोलीय बेलनाकार लेंस। तो इसके साथ साथ ये भी तुम लोग याद रखना कि दृष्टि दोष 4 तरह के होता है, 4 वैरायटी का होता है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है, दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार होता है चला, और जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए बाइफोकल लेंस का व्यवहार किया जाता है। और लास्ट में तुम्हारी बच गया अबिंदुकता, तो इसको दूर करने के लिए गोलीय बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है ना, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा ना, बिल्कुल शानदार, ठीक है। ये पूरा क्लियर हुआ रे भाई, ठीक है। पुष्पा देखो सवाल देखो, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि गैल्वेनीकरण किया है, इसी को बोल देगा जस्टीकरण किया है, ठीक है। ये बोला है गैल्वेनीकरण किया है या जस्टीकरण किया है, तो लोग कहता है भकुआ, भकुआ ना मत, दोनों कहीं होता है, गैल्वेनीकरण और जस्टीकरण। बात है कि जस्टीकरण या गैल्वेनीकरण, ओके। देखो तो इसका सिंपल परिभाषा दिया गया है चला, लोहे की बनी वस्तुओं के सतह पर, लोहे की बनी वस्तुओं के सतह पर जिंक की पतली पतली कमर तेरी लचेदार रे, पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं ना, याद होगा। इतना आसान एकदम लॉलीपॉप भाषा में तो लोग को दे रहे हैं हम, बताओ कोई दिक्कत है, नहीं है ना, आराम से जा रहा है ना, जाने दो, ठीक है। आगे देखो, दिमाग में सब घुस जा रहा है तो घुस दे दो। बोलेगा कि गैल्वेनीकरण किया है सर, तो कहना कि सर गुरुजी पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं कि लोहे की बनी वस्तुओं के सतह पर जिंक की पतली परत को चढ़ा देने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं सर, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं जस्टीकरण कहते हैं। याद होगा ना, आंख बंद करके याद कर, याद होगा, ठीक है, बस सोच याद होगा, ठीक है। तो अब देखो इसी चीज को तुम अपने भाषा में बोल सकते हो कि लोहे के ऊपर जिंक के पतली परत को चढ़ा देने की प्रक्रिया को जस्टीकरण कहते हैं या गैल्वेनीकरण कहते हैं। कितना लॉलीपॉप सवाल था ना, याद हो गया ना। तो आपके 2 क्वेश्चन हो गया चला, ठीक है, एक चला 2 क्वेश्चन हो गया, एग्जाम में छोड़ना नहीं है, प्रश्न यही आएगा, छाप करके आना है, ठीक है, तो उनको नहीं इधर उधर जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन का कहेगा, लो क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल रहा है कि ओम के नियम को लिखे, ओम के नियम के लिखे, ओम तड़ा फुक पढ़ा है ना, ओम क्या है, वैज्ञानिक है।
ओम के नियम के लिखना है तो सर देखो, नियत ताप पर किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। सिंपल हम अपना भाषा में लिखे हैं, अगर तुम्हारी भाषा अलग में लिखा है इसको तो वो भी याद कर लो, चाहे हम जो लिखे उसे याद कर लो। कभी कभी क्या होता है ना, नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा पहले लिखता है या पहले दोनों सिरों के विभवांतर पहले लिखता है, दोनों बात एक ही, आगे पीछे कर चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नियत ताप पर किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर प्रवाहित धारा क्या होता है, समानुपाती होता है। नियत ताप पर यानी कोई चालक तार है, इसका सिरा एगो हई है, इसका सिरा एगो हई है, इससे प्रवाहित धारा जो भेज रहे हैं तो दोनों सिरे के जो विभवांतर होगा भी ना वो समानुपाती होगा। एक अंदरवा जन घुसी धारावा आई के समानुपाती होगा, यानी भी समानुपाती क्या होगा, आई होगा। चला यानी विभवांतर समानुपाती होता है धारा के। समानुपाती के चिन्ह हटता है ना तो एक कांस्टेंट आके जुड़ जाता है आर, जिसे बोलते हैं नियतांक। तो देखो जैसे ही समानुपाती हटेगा ना, बराबर लगेगा ना तो कहेगा आर हमू आयम, तू कहे हटला हा। समानुपाती जैसे हटेगा ना तो आर कहेगा तू कहे हटला हा, हम अबे करे जो किया आ गया। तो इसी को बोलते हैं, फार्मूला बन गया भी बराबर आई आर। यही क्या है, ओम का नियम है, ओम के गणितीय रूप है सर। ठीक है, याद रखना, आर क्या है तो आर प्रतिरोध है, आई क्या है धारा है, अभी क्या है विभवांतर है। आया समझ में ना, बिल्कुल सुंदर। अब कितना कहेगा सर, धारा पहले होता है, विभवांतर बाद में लिखा जाता है। चला तो हरी जिस तरह याद किया है ना वो याद कर, चाहे हमारी जो लिखा है ना वो याद कर। बतिया तो हमारी एक ही है, लेकिन कनवा है ना सब पकड़, अच्छा है कनवा है ना सब पकड़, बात तो कही बना तब बात समझ। नियत ताप पर किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी विभवांतर जो है धारा का क्या है, समानुपाती है। ठीक है, याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन 1 2 3 हीरा के मशीन हो गया ना, 3 को ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 की सांद्र अम्ल और तनु अम्ल क्या है। चला सांद्र अम्ल और तनु अम्ल क्या है, यही प्रश्न आएगा। ये देखो तो सांद्र अम्ल क्या होता है। चला ऐसे अम्ल जिसमें जल की मात्रा कम होता है, ऐसे अम्ल जिसमें जल कम हो उसे हम लोग सांद्र अम्ल कहते हैं। और यहाँ पर देखो तनु अम्ल, ऐसे अम्ल जिसमें जल की मात्रा अधिक हो उसे क्या बोलते हैं, तनु अम्ल कहते हैं। तनु अम्ल लो होता है, मतलब कि उसे डालेंगे ना चमड़ी पर तो नहीं जालेगा, लेकिन सांद्र अम्ल डालेगा ना तो पूरा उखाड़ देगा, फरफरा के उखाड़ देगा तुम्हारे। ठीक है, अब ऐसा समझो देहाती भाषा में, दूध है ना, दूध, और मान लो कि दूध है बाल्टी में और बाल्टी में खाटी दूध है, मतलब कि उसमें पानी नहीं मिला है, उसमें अगर 1 गिलास डाल देगा पानी ना तो कहेंगे सांद्रे अभी है ये, लेकिन उठा कर हुमचा के 4 लोटा डाल दिया उसमें जल तो कहेंगे नहीं ये दूध ना, ये सांद्र नहीं है, तनु बन गया है। यानी जिस अम्ल में चला, जिस अम्ल में अधिका जल मिल जाएगा उसे बोलेंगे तनुआ ही, तनु अम्ल ही। कौन है, तनु अम्ल। आज में न अगर न जल की मात्रा कम रहेगा ना उसे बोलेंगे क्या हो, वही सांद्र अम्लवा है। आया समझ में, बिल्कुल आया होगा समझ में। याद कर लेना कि ऐसे अम्ल जिसमें जल की मात्रा कम होता है उसे हम लोग सांद्र अम्ल कहते हैं। चला ठीक है, ऐसे अम्ल जिसमें जल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे तनु अम्ल कहते हैं ना। याद हो जाएगा ना, बिल्कुल याद कर लेना है, बोलना नहीं है। ठीक, ये प्रश्न आपके हो गया। चला अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन काफी शानदार है। बोल रहा है धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है, ये लिख के मार ले लो, ठेपा मोहर मार लो सब, ठेपा और मोहर मार लो सब। क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन या तो ऑब्जेक्टिव में आई, ऑब्जेक्टिव में ना तो सब्जेक्टिव तो फिक्स से बाटे वो, ये कौन तो इवे करिए नहीं। ठीक बा,
कह रहा है क्या कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है। एक उदाहरण दीजिए सर, काफी शानदार सवाल है। देखो धातु है ना, जो अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस के निकालती है। क्या करती है? हाइड्रोजन गैस को निकालती है। धातु है जो अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस को निकालती है। जैसे देखो यहाँ पे लिखे हैं, जब धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस यानी H2 उत्पन्न करता है, यानी H2 निकालता है। चला अब गौर करना यहाँ पर, मान लो कि एक धातु लिए हम, यहाँ धातु के लिए मान लो कि Zn, जिंक एक धातु है, और एक अम्ल लेते हैं जो सबसे प्रचलित नाम है, वो अम्ल है H2SO4 है। क्या है आपके? H2SO4 है। इन दोनों को कराते हैं अभिक्रिया, दोनों को कराते हैं अभिक्रिया। तो धातु है तो खिसिया बरंगा टाइप के है, वो अम्ल से अभिक्रिया करता है ना, तो कहता है कि तोरा में जितना हाइड्रोजन बानू मार लबदा उठा के पहले बाहर निकाले हम, आ तब तोर लगे शॉर्ट। मान लो इसमें H2SO4 है, अम्ल है ना, यहाँ पे देखो ये तुम्हारा सब अम्ल है। यहाँ पे देखो ये धातु और ये तुम्हारा अम्ल, ओके। तो देखो यहाँ पर Zn को क्या हो गया, आपकी धातु हो गया। लो H2SO4 आपका अम्ल है, ठीक है। मान लो कि 2 बार ले रहे हैं यहाँ पर H2SO4, और यहाँ पर मान लिया कि यहाँ ले लिए एगो Mg, क्या ले लिए? एगो Mg ले लिए हैं, ठीक है। तो पहले जो पहला है ना Zn और H2SO4, इसको कराते हैं अब करिए। देखो ये Zn कहता है, ये तो धातु है और ये अम्ल है। तो जब धातु अम्ल के पास जाता है तो धातु कहता है कि तोरा में जितना भूत बाटे भूत पहले जा रहे हम, यानी हाइड्रोजन के निकाले। तो कहता क्या है कि धतुए कहता है अम्लवा से, रे अम्लवा सुन, रे अम्लवा सुन ना, पहले अपना में से है H के निकाल दे। ये नहीं निकलता है, कहता है कि ना निकाले। तो कहता है कि ठीक बा, आवे दे हमारा उत्तर व्यवस्था करें। ले बांस हुमच के मारता है कौन? धातु। किसको? हाइड्रोजन के। बेचारा हाइड्रोजन पनपरलिए भाग जाता है, कहता है कि भाग भैया भाग, मोसड़िया नहीं आई। तो बड़ा मार रहा है रे हमको, ये मार के पीठे तोड़ देगा। ये कौन मार रहा है बताओ? हाइड्रोजन को कौन मारता है? धातु मारता है। याद कर लो, अम्ल में अगर हाइड्रोजन लुकाई रहेगा और धातु देखेगा तो मार लबदा मार के पूठे तोड़ देगा उसके। यानी तो ई देखो, जब धातु कहा अम्ल से रे अम्लवा अपना अंदर से हाइड्रोजन के निकाल दे, नहीं तो हम व्यवस्था कर दे। तो अम्ल कहता है धातु से ना निकाल, हम क्या करबे? तब कहता है धातु के आवे दे हमरा के, तब लेके जाता है बांस, ओस लेकर जाता है अम्ल के पास, आ हाइड्रोजन देख को दम भर पीटता है, ले बांस। अब हाइड्रोजन कहता है कि रे भाई हमरा समझ में ना आई, जल्दी भाग जुकिया से। तो हाइड्रोजन निकल करके कगरिया करके पोछ उठा के भाग जाता है। अब तो हाइड्रोजन भाग गया तो क्या बच गया? SO4 बच गया। आ यही पर का जगह बच जाता है, तो Zn जाके बच जाता है। यानी हाइड्रोजन को खेद करके उसके जगह पर Zn जाके बच जाएगा। यानी अम्ल में जहां हाइड्रोजन रहेगा तो धतुइया जाएगा, आप थपरिया उसे खेदेगा पहले, और उसके जगह पर में जाके बच जाएगा, प्लस्ती मार के हो गया उसका अभिक्रिया। ठीक है, आया समझ में? अरे हाँ, अच्छा। अब ऐसा ही इसको करो। देखो यहाँ पर Mg है, M फॉर मोदी जी, यानी Mg धातु है, और यहाँ पर A2SO4 है। अब क्रिया करेगा तो ये धातु है, ये अम्ल है, तो पहले ही धातु कहेगा अम्ल से कि पहले अपना में से हाइड्रोजन निकाल दे, तो हम व्यवस्था टाइट करबे करे। तो ये जाएगा Mg हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन को मार लबदा, इतना मारेगा बेचारा बढ़िया हथुरा जाएगा। तब हाइड्रोजन कहेगा आराम से उड़ जो भाई, आराम से निकल जाओ, तो और ही बड़ा मारी धतुइया।
आराम से निकल जो, आज जैसे ही निकल जाएगा तो काम पट जाएगा। SO4 अभी इसके यहाँ से निकला है, यहाँ से निकला है वो, तो इसके जगह यहाँ पर ई जाकर बैठ जाएगा, तो MgSO4 क्या हो गया प्लस H2 हो गया। बोलो नहीं यहाँ समझ में। तो अगर तुम्हारी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि धातु के साथ अम्ल की अपक्रिया होने पर कौन गैस निकलती है, एक उदाहरण दीजिए, तो आराम से लिखेगा यहाँ पर कि जब धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो उदाहरण में इस प्रकार से आप लोग 1 या 2 उदाहरण दे सकते हैं, आराम से आपका नंबर फुल नंबर आपके झोली में मिल जाएगा। बताओ आया है कि नहीं आया है? आया है समझ में? नहीं आया है तो बोलना, और इससे भी कटा रखे हैं एग्जाम्पल। आया है ना? आया होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 5 गो हो गया। अब देखो चला क्वेश्चन कहते न है कि रक्त के 2 कार्य लिखिए। रक्त मतलब खून होला, क्या होला? खून। एगो ऑफलाइन क्लास में हम करा रहे थे, बुक में लिखा था रक्त, हम रक्त पढ़ाए थे, रक्त पढ़ाए थे, हर जगह रक्त पढ़ाए थे। एक दिन को लड़का से पूछ दिए बताओ रक्त का हो, ठीक बा? कैसा रक्त मतलब क्या होला? बड़ा उसको पीटे हम, बोले तब बताओ खून मतलब क्या होला? तब बोला खून मतलब सर लाल होला। तब रक्त का होला? तब बोला सर रक्त नहीं मालूम है। वो उसको पीटे हम, वो पीटे लेकिन गदहा कहीं का, रक्त और खून दोनों कहीं न हरे गदहवा, ठीक है, बकलोल था वो। रक्त के 2 कार्य लिखना है, यानी ब्लड। तो देखो रक्त हमारे अंदर है, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर रक्त है तो हमारे टेम्परेचर को बैलेंस करके रखा है। अगर रक्त शरीर के अंदर नहीं रहेगा ना, और तुम्हारा कितना टेम्परेचर रहेगा, बैलेंस नहीं रहेगा। अब बैलेंस नहीं रहेगा तो तुम्हारा शरीर क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। डैमेज हो जाएगा ना, चल जाएगा 4 नंबर गियर में ऊपर। आया समझ में? तो पहला हो गया काम कि लिखेंगे रक्त के 2 कार्य निम्नलिखित। पहला, शरीर के अंदर जल एवं ताप का कंट्रोल करता है। किसे करता है? शरीर के अंदर जल और ताप को कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो इसका कार्य लिख लेना चला कि रक्त के 2 कार्य निम्नलिखित है। शरीर के अंदर जल एवं ताप का नियंत्रण करता है। कितना जल रहेगा, कितना इसका टेम्परेचर रहेगा, इस चीज को कंट्रोल करने का कार्य करता है रक्त। इस चीज़ को भूलना मत, ठीक है। सेकेंड कार्य हो जाएगा शरीर के अंदर O2 एवं CO2 गैसों का परिवहन करता है। यानी हम जो खींचते हैं, सांस में तेरी सांस मिली तो मेरी सांस आई, मेरी सांस आई। गाना नहीं आता है? गा दिए क्या? बढ़िया रे, ठीक है। देखो भूल जाओ उसे। लड़कियाँ को होती, लड़की जो जाती है शादी होकर के, तो ये गाना एगो हरी सांस है। लड़की वो गा रही थी गाना, देखे टिकटॉक पर गई है पतो में, तो उससे बोल रही है। पतो ही होती है ना, पतो इसके होती है, सास होती नहीं है। तो सास में तेरी सांस लड़ी तो उसकी सांस आई। समझ रहे हो ना? ये लड़के लोग समझ में आ रहा होगा, जो लड़की देख रही होगी उसको समझ में आ रहा है आपको बढ़िया से, ठीक है। अब देखो बोल रहा है ना कि शरीर के अंदर O2 एवं CO2 गैसों का परिवहन करता है। यानी जो आपके O2 जो हम लोग सांस खींचे हई तो गोल अंदर O2 आए, पूरा घूम के बॉडी में आ गई CO2, आ गई कि ना। तो ये जो CO2 O2 जो जा रहा है आ रहा है, ये खून इसको लेकर जा रहा है, लेकर आ रहा है। तो यही लिख देंगे हम लोग रक्त के 2 कार्य में कि शरीर के 2 कार्य इस प्रकार से लिख देंगे आप लोग का कि शरीर के अंदर O2 एवं CO2 गैसों का परिवहन करता है। नहीं समझ में आया ना? तो ये तो लोग 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलो आगे देखते हैं इसका अगला प्रश्न क्या है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। बोल रहा है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। काफी शानदार सवाल है, बहुत बार पूछा गया है चला ये सवाल। क्वेश्चन है ना, ये किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है। तो देखो कितना शानदार तरीका से इसे हमने अपने भाषा में इसका आंसर लिखा है। सर देखो कितना छोटा में लिख दिया है।
अंतरिक्ष यात्री आकाश में बहुत अधिक ऊंचाई पुताली पर रहता है, ऊपर रहता है, बहुत ऊंचाई पर। अंतरिक्ष यात्री आकाश में बहुत अधिक ऊंचाई पर रहते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता है और न ही वहां प्रकाश का परिकीर्णन हो पाता है। ठीक है, इसीलिए उन्हें आकाश नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत होता है, काला दिखाई देता है। ठीक है ना, ठीक है, बताओ। हाँ जी ठीक है, ये कौन निकल था? ठीक है, क्या क्या था? ठीक है, नो क्या क्या था गाना वो, ठीक है। ठीक, देखो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? इसका आंसर हो गया कि अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं आकाश बहुत पुताली पर ऊंचाई पर रहते हैं, वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है, वहाँ प्रकाश का परिकीर्णन नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है उन्हें नीला की जगह पर क्या दिखाई देता है? काला प्रतीत होता है। आया समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। चला इस पर मुहर मार दे, ठेपा मार दे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 8 बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण, चला चलनी ध्यान दसन, प्रकाश संश्लेषण क्या है? समीकरण लिखिए। ठीक, तो इसका देखो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जो हरा पौधा होता है ना, सूर्य जब उगता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से वायु खींचता है, जमीन से खनिज लवण खींचता है और उसके पत्ती में रहता है हरित लवण, इन सबको मिला करके अपना खाना बनाकर पेट भर लेता है। ठीक, तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ओके, तो इसको किस तरह भाषा में लिखेंगे सर? देखो, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से खनिज लवण लेता है और एवं जल अवशोषण करके हरित लवण के सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसका समीकरण देना है तो 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड और 6 गो जल के अणु जब अपक्रिया करेंगे सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में तो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज प्लस जल बन जाएगा। C6H12O6 प्लस 6H2O, यही क्या है? प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अपक्रिया का समीकरण है। बोलो चला, आया है कि नहीं आया रे? बताओ, आया है कि नहीं आया है रे? आया है। क्वेश्चन 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सब 2 नंबर ये क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि उपधर्मी ऑक्साइड क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। उपधर्मी ऑक्साइड क्या है? 2 को उदाहरण देना है। काफ़ी लॉलीपॉप सवाल है। देखो, उपधर्मी मतलब होता है ना, समझ जाओ ना, तो लोग उसे बोलते हैं लबरी। क्या बोलते हैं? लबरी, मतलब कि ओनियोखाइन में एनियोखाइन। तो वह ऑक्साइड जो अम्ल से प्यार मोहब्बत करता ही है, क्षारकों से जाकर मोहब्बत कर लेता है। अम्ल से प्यार कर लिया, क्षारक से मोहब्बत कर लिया, यानी वह ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अपक्रिया करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उपधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। सिंपल समझो आज के भाषा में, वह आदमी चाहे हाँ वह लड़का जो जूलिया और लुलिया दोनों से प्यार करता है, वह लड़का जो जूलिया और लुलिया दोनों से प्यार करता है वो उपधर्मी हो गया है, इन दोनों से जाकर मिल रहा है। ये लोग सुबह हमें बाबू ने खाना खाया, ये लोग शाम में हाँ बाबू ने खाना खा लिया। ठीक, तो वह उसी प्रकार से वह ऑक्साइड जो अम्ल से भी मिलता है और क्षारक से भी मिल जाता है, तो उसी ऑक्साइड को बोलते हैं चला उपधर्मी ऑक्साइड। नहीं आया समझ में? बिल्कुल आया होगा, एकदम सख्त से घुसा होगा दिमाग में तोहरी। यानी जो ऑक्साइड, मान लो कि हम हैं, हम न क्या कर रहे हैं न कि एगो से बातें कर रहे हैं, अब बोल रहे हैं का हो का हाल चल बा, बात कर लिए, ठीक है, उसको बात कर सलटा दिए। अब बात करने का मन नहीं किया तो बोले कि ठीक है नींद आ रहा है, सो अब जाना है सोने के लिए, हाँ ठीक है ओके बाय ओके, आप इधर फोन लगा दीजिए। 2 जगह हो गया, ठीक है, तब कहेंगे ना रे भाई उपधर्मी है। अब एगो हंस रहा है, पता नहीं वो 3 जगह कर रहा हो, 4 जगह कर रहा, पता नहीं कहाँ। अगर दिमाग रखो, दिमाग शांत रखो, ठीक है, अभी एग्जाम बने दो, ठीक,
एग्जाम दोकरा बाद तो लीला होकर करे 3 महीना 2 महीना रेला, ठीक बा। देखो बोल रहा है उपधर्मी ऑक्साइड क्या है, 2 उदाहरण देना है। तो सर वो ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण जल बनाता है ना, सिंपल ध्यान दो, वह ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करता है उससे हम लोग उपधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण में कहेगा तो Al2O3 और ZNO, यानी Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड और ZNO उसे बोलते हैं जिंक ऑक्साइड, ठीक है। ध्यान रखना Al2O3 ना इसे करोंडम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कौन बोल रहा है कंडोम? कंडोम नहीं है, करोंडम है, ठीक है। करोंडम 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 करोंडम, तो इसे करोंडम भी बोलते हैं। ZNO जिंक ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन 9 वो क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि जल संरक्षण के उपाय, जल संरक्षण के उपाय क्या है, ठीक है। चला जल बचाव के उपाय क्या है, तो पहले ही तो अपने मन से तुम लिख देगा इसे, जल को बचाना है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन मत छोड़ना, छाप करके आना है बस, ठीक है। तो लिखेगा कि जल संरक्षण के उपाय क्या है, निम्नलिखित है। पहला, जल का सिंचाई के लिए उपयोग करना, यानी फालतू इसको हम लोग यूज ना करें, जैसे कि जल को सिंचाई के लिए उपयोग कर दिए, ठीक है। बाढ़ नियंत्रण करना, यानी बाढ़ कस के आ रहा है तो उसका नियंत्रण करना, ये बांध को बनाना, बांध बना करके उस पानी को रोक करके रखना, यही क्या है? जल संरक्षण के उपाय है। थर्ड है कि अधिक जल तथा कम जल वाले स्थानों का स्थानांतरण, मतलब हुआ कि अधिक जल जहाँ बरस जा रहा है वहाँ से जल को निकाल करके जहाँ कम वर्षा हो रहा है वहाँ पर जल को भेज देना, ये भी क्या है? जल संरक्षण के उपाय। ये है ना, चला नहीं आया समझ में? बहुत अच्छा से आया होगा, जल संरक्षण के उपाय, ठीक है। हम बोल रहे तुम्हें बताओ कि तोहरी वाले के बचाव का उपाय क्या है, तो कहेगा कि हाँ है, कि उसको कॉल करेंगे, पता करेंगे कहाँ कहाँ उससे सहेली से बात करेंगे कि हाँ कहीं बात तो नहीं करती है ना, तो ये वो संरक्षण का उपाय हुआ। लेकिन तोहनी के कौन वो प्रेम मोहब्बत का संरक्षण हो गया, यहाँ प्रेम मोहब्बत का नहीं है, ये जल संरक्षण है, ठीक है। तो जल संरक्षण का उपाय ये हुआ, ये प्रेम मोहब्बत का संरक्षण नहीं है, ठीक है। तो ध्यान देना, इस प्रकार से क्वेश्चन 10 कंप्लीट हुआ। इसका अगला पार्ट चाहिए तो फटाफट से कमेंट करना, तभी इसका अगला पार्ट फटाफट से आएगा। जितना जल्दी चाहते हो कि इसका अगला पार्ट आए, उतना ही जल्दी फटाक से लाइक करके अपना सब दोस्तों में जितना लौटिया यार है, जितना चौटिया यार है, सबके पास भेज दो खटाक करते, ठीक है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।